अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ैनटेक। दिस इज़ मोहम्मद ज़ैन अली। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रिंट स्टेटमेंट, एफ स्ट्रीम्स, डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में कवर कर ली थी। अब हम आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोगों की किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो ईमेल मैंने दी हुई होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की क्यूरीज़ जल्द से जल्द और नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में रिजॉल्व करता जाऊं। तो यहाँ तक हमने, ये हमारी पिछली नोटबुक है जहाँ तक हमने काम किया था। आज हम इससे आगे मूव करते हैं। सबसे पहले एजेंडा ऑफ टुडे, आज हम लोगों ने सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट देखनी है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम प्रिंट स्टेटमेंट देख ली थी। इनपुट स्टेटमेंट, हमने अगर किसी भी यूज़र से कोई इनपुट लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं इनपुट। इनपुट देखेंगे। इनपुट के बाद हम आगे अपनी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद हम इंशाल्लाह लूप्स को कवर करेंगे, और लूप्स के बाद हम जाएंगे कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ, और उन डाटा स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोड मॉड्यूलैरिटी को कवर करते हुए आज का टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट से। इनपुट, अब पाइथन के अंदर जब भी कभी यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो आप सिंपली इनपुट का फंक्शन कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब इनपुट करके आपने किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है वो आप इधर वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। मैं इधर लेता हूँ नेम इज़ इक्वल टू इनपुट। अब जैसे ही मैंने ये कॉल किया है तो मेरे पास इसकी इनपुट आ जाएगी। अब ये मेरे से इनपुट मांग रहा है इधर। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ जैन। ठीक है, तो मेरे पास ये सेल चल गया है, नेम के अंदर जैन आ गया। अब अगर मैं नेम प्रिंट करूँगा इधर तो मेरे पास जैन प्रिंट होगा। ठीक है, और जैन एक स्ट्रिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या पता कि इधर ये क्या इनपुट मांग रहा है मेरे से। मैं इस सेल को अगर दोबारा रन करता हूँ, ये एक सिंपल सा बॉक्स है और मेरे से इनपुट मांग रहा है। मुझे तो नहीं आइडिया कि ये मेरे से क्या इनपुट मांग रहा है। तो मैं तो इधर कुछ भी एंटर कर दूँ। मैं इधर नेम के बजाय मैं लिख दूँ जी एड्रेस है इस्लामाबाद। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता उसने नेम किस चीज़ का मांगा है। तो हम क्या करते हैं, इधर एक शॉर्ट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, एंटर योर नेम। अब जब मैं ये सेल रन करूँगा तो मेरे पास ये पीछे आउटपुट डिस्प्ले होगी इसकी, जो हमने इधर रन किया, राइट किया था। तो अब मैं इधर लिख सकता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन है। ठीक है, और नेम के अंदर अब मोहम्मद ज़ैन स्टोर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे इनपुट चाहिए, अगर मैं कहता हूँ कि लेट से मुझे एज इनपुट चाहिए, अभी तक हम उन्हीं वेरिएबल्स के साथ चल रहे हैं जो हमने पिछले सेशंस में देखे थे। अब मैं लिखता हूँ एंटर योर एज। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ 22। ठीक है, अब इधर मैं एज प्रिंट करके भी देखता हूँ, एज के अंदर क्या स्टोर हुआ है 22। लेकिन क्या आपने गौर किया कि यहाँ पर 22 के आसपास डबल ये सिंगल कोटेशंस दिख रहे हैं मुझे। अब ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। इसका मतलब मैं अगर इसकी टाइप चेक करूँ तो मेरे पास इसकी टाइप स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले टाइप कास्ट करेंगे, यानी कि इंट में हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। और अब जब मैं 22 लिखूँगा तो मुझे इंट मिलेगा। ठीक है, तो आपने जब जब इनपुट लेनी है, तो आपने अगर कोई नंबर इनपुट लेना है तो आपको उसको टाइप कास्ट लाजमी करना है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब भी हमारा इनपुट का फंक्शन हमें यूज़र से कोई इनपुट लेकर देता है तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में रखता है। हमने उसको अपनी रिक्वायर्ड डाटा टाइप में पहले कन्वर्ट करना है, चाहे आप उससे हाइट लें, चाहे आप उससे एज लें, कुछ भी आप उससे यूज़र से ले रहे हैं। इनपुट से पहले आपने ये अपनी टाइप मेंशन करनी है।
ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग वगैरह ले रहे हैं फिर मसला नहीं है, अदरवाइज़ आपको टाइप मेंशन करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका काम चलेगा। टाइप्स के बाद हम आ जाते हैं अपनी सबसे पहले कंडीशन ऑपरेटर्स की तरफ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि आपके पास कुछ कंडीशंस की बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चों ने C++ जिन्होंने की हुई होती है पहले, उनको आइडिया होगा कि C++ में हम ये 3 स्टेटमेंट्स यूज़ करते थे, इफ़, एल्स इफ एंड इसके बाद हम लिखते थे एल्स। ठीक है, ये ऊपर सिंटेक्स जो है ये C++ का है, लेकिन अब हमने पाइथन में जब करना है तो हम इसको लेके चलेंगे इफ़, उसके बाद हमारे पास आती है नीचे इसके एलिफ। ठीक है, इसमें एल्स इफ नहीं आता, एलिफ आता है, और उसके बाद हमारे पास एल्स आ जाती है। तो फ़र्क जो आया वो सिर्फ यहाँ पर आया। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि जब भी हमें, अब ऑलमोस्ट सिंटेक्स हमारा सेम है। ठीक है, सिंटेक्स से मुराद कि जो हमारे जो रूल्स हैं वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के ऑलमोस्ट सेम है, कि जब भी आप इफ़ कंडीशन लिखेंगे उसकी ये वैल्यू ट्रू होगी तो आपके पास जो भी उसकी बॉडी में लिखा हुआ होगा वो चलेगा। ठीक है, मैं 1 लिख देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आपने उसके फ़ौरन बाद एक और इफ़ बनाया है तो वो भी चेक होगा। ठीक है, उस सूरत में, बल्कि हर सूरत चेक होगा वो, क्योंकि ये जो इफ़ है इसका जो स्कोप था वो इधर ख़त्म हो गया। ठीक है, और पाइथन में आपने इंडेंटेशन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। इसको मैं अगर पीछे कर दूंगा तो ये मेरा एरर देगा मुझे। तो इसका स्कोप आप इस स्टेटमेंट, इस इंडेंटेशन में जब तक रहेंगे आप इस इफ़ के अंदर रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस इंडेंटेशन से बाहर आएंगे आपकी वो इफ़ की जो स्कोप है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इस इफ़ के अंदर जो कुछ करना है वो आपने इस स्कोप के अंदर रहते हुए करना है, राइट। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हमारे पास ये मैंने एक इफ़ ट्रू करके दोबारा 2 प्रिंट किया। अब मैं आता हूँ दोबारा इफ़, दोबारा से इसको ट्रू कर लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं हम 3। और अब मैं दोबारा एक इफ़ बना लेता हूँ जिसमें मैं 4 प्रिंट करता हूँ, लेकिन इधर मैं फॉल्स कर देता हूँ उसको। तो हमारे पास इसको रन करने के बाद आउटपुट क्या आ रही है, 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये भी इफ़ चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया, ये नहीं चला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इफ़ के नीचे ले आता हूँ, एक सेकेंड, इस इफ़ के नीचे मैं 2 इफ़ और लिख लिए मैंने, और इधर मैं ले आता हूँ एलिफ। ठीक है, और इस एलिफ को मैं ट्रू कर देता हूँ। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ऊपर वाले इफ़ और ये सारे के सारे इफ़ एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जो एलिफ जो होता है ना वो अपने प्रीवियस इफ़ को लाजमी देखता है। एलिफ लगता ही तब है जब आप किसी प्रीवियस इफ़ को लेके चल रहे हो। अगर मैं पहले कोई इफ़ नहीं लगाता और डायरेक्ट एलिफ लगा देता हूँ तो वो मुझे हमेशा एरर देगा, क्योंकि आपने उससे पीछे कोई इफ़ लगाया ही नहीं है। मैं इस पर जाता हूँ तो वो कहेगा एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, मतलब कि उससे पहले उसको एक इफ़ चाहिए। ठीक है, मैं इधर ट्रू लिख देता हूँ, इधर मैं साथ नीचे लिख देता हूँ प्रिंट 3। ठीक है, तो ये देखें, ये कह रहा है कि भाई इसको, इधर भी एरर है, ये एरर ख़त्म नहीं होगा आपका, और ये इफ़ भी एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर आपका आ ही इसीलिए रहा है कि ये अकेला चल नहीं सकता। ना तो ये अकेला चल सकता है, ना ही आप कोई एल्स अकेले चला सकते हो। ठीक है, एल्स के अंदर मैं अगर लेट से कुछ लिख दूँ, प्रिंट लेट से प्रिंट 7,
तो एल्स भी अकेले नहीं चल सकता। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब आपके कोड में कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, ये इफ़ भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब ये वाला जो इफ़ है ना, ये जब फॉल्स होगा ना, तो ये फॉल्स होने के बाद पहले इस एलिफ में जाएगा, ठीक है। और एलिफ अगर ट्रू हो गया तो ये चलाएगा, अगर एलिफ भी फॉल्स हुआ तो ये फिर देखेगा उसके बाद क्या है। अगर उसके बाद मैं लिख देता हूँ एल्स, और एल्स के अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ फाइनल, ओके। और उसके बाद मैं एक इफ़ लिख देता हूँ दोबारा ट्रू करके। एक जस्ट एक प्रोग्राम का सीक्वेंस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे चल रहा है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं हम। आप देखें, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है। लेकिन फॉल्स होने की वजह से ये अगला एलिफ चेक करेगा। अगर इनमें से कुछ फॉल्स होता तो भी ये इफ़ चेक करता, लेकिन ये एलिफ इस बेस पे चेक हो रहा है कि ये फॉल्स हुआ है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये एलिफ चेक नहीं होगा। फ़र्क यहाँ पर आता है कि जब आप इसको ट्रू कर देंगे तो एलिफ नहीं चेक होगा, ना एल्स चेक होगा। मैं एक दफ़ा इसको रन करता हूँ। 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4, ना 5 चला है ना फाइनल प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी। अब मैं अगर आपको उर्दू में समझाऊँ तो हमारा ये कंडीशन इस तरीके से बनी है कि अगर तो पहला इफ़ ठीक है, ट्रू है, तो 4 प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो आप 5 प्रिंट कर दो, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप फाइनल प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हमने ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, लेकिन हमने किया क्या है कि इफ़ पहले वाले को भी ट्रू कर दिया, दूसरे को भी, और तीसरा तो वैसे ही एल्स है, ठीक है। तो पहला वाला इफ़ जब तक ट्रू रहेगा आपका एलिफ नहीं चलेगा। अब आपने ये आउटपुट देखी है कि क्या है, ये इफ़ तो चलना ही चलना है क्योंकि ये है ही अकेला। मैं क्या करता हूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ। अब देखें, आपके पास जैसे ही ये वाली इफ़ नहीं चला, उसने ये वाला एलिफ चलाया, ठीक हो गया। अब ये वाला एलिफ उसने चला दिया कि जी 5 है आंसर, ठीक है। अब मैं इस एलिफ को भी फॉल्स कर देता हूँ। अब वो आएगा एल्स की तरफ, ठीक है। अब वो एल्स की तरफ क्यों आया? क्योंकि इफ़ भी फॉल्स था, एलिफ भी फॉल्स था। एक और काम आप कर सकते हो कि आपके पास लेट से इधर ट्रू था तो आपके पास ये 5 आ रहा था, ठीक है। आप एलिफ के बगैर भी इफ़ एल्स चला सकते हो। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आपके पास इफ़ चलेगा, अगर इफ़ फॉल्स हुआ तो वो एल्स चलाएगा, ठीक है। तो आपके पास इफ़ के साथ एलिफ भी चल सकता है और एल्स भी चल सकता है। अगर आप मतलब एल्स एलिफ को अगर आप कमेंट आउट करते हैं और इसको आप कमेंट इन दोबारा कर लेते हैं एल्स को, तो आपका 5 चलेगा। तो मतलब एलिफ और एल्स जो हैं ये इफ़ के साथ कोई एक भी चलाना चाहो तो आप चला सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों इकट्ठे यूज़ करना चाहते हो तो भी आप चला सकते हो, लेकिन इन दोनों को आप इफ़ के बगैर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इफ़ इनके बगैर चल सकता है लेकिन ये इफ़ के बगैर नहीं चल सकते, ओके। तो आपकी जो कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप लोग बहुत सारी जगहों में डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं। जब आप पाइथन में या एआई में जो भी आप प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं अपने, तो उसमें मल्टीपल जगहों पे आपकी कंडीशन स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में जैसे जैसे अगर आगे हम कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम उसकी डिटेल में प्रोग्रामिंग के दौरान देखेंगे कि हम क्यों करते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था कुछ हम डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि हमारे डेटा स्टोर करने के कुछ कंटेनर्स होते हैं, जिस तरह वेरिएबल्स होते हैं इसी तरीके से हमारे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले बारी आती है लिस्ट्स की। अब लिस्ट क्या होती है कि आपने किसी भी डेटा को स्टोर करना है मल्टीपल। अब मेरे पास एक स्टूडेंट का नेम नहीं है, मेरे पास सिर्फ जैन नहीं है, मेरे पास आयशा भी है, मेरे पास कामरान भी है, मेरे पास हबीबा भी है, मल्टीपल नेम्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब मैं बारी बारी उनके वेरिएबल्स थोड़ी बनाता रहूँगा कि नेम 1 नेम 2 नेम 3।
मैं क्या करता हूँ कि नेम्स के नाम से एक लिस्ट बना देता हूँ। अब ये सिंटेक्स है एक लिस्ट बनाने का। अब इस नेम्स के अंदर एक लिस्ट स्टोर हो जाएगी और लिस्ट में मैं जो वैल्यू डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ जैन, मैं इधर लिखता हूँ, अच्छा ये इधर आप कुछ भी, मैंने बताया था ना, किसी भी कोटेशन से आप यूज़ करके लिख सकते हो। डबल यूज़ करने, सिंगल किसी भी से भी कर सकते हो। कामरान, इधर मैं लिखता हूँ आयशा, इधर मैं लिखता हूँ शाहिद, इधर मैं लिखता हूँ ऐना, और इधर मैं लिख देता हूँ अली। राइट, तो मैं जैसे ही इसकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ नेम्स, एंड उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ नेम्स। तो मेरे पास इसकी टाइप है लिस्ट और ये मेरे पास नेम्स आ गए हैं सारे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनको एक्सेस कैसे करना चाहूँ। अब मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक्सेस करने का मेथड बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं है उसमें। जिन्होंने C++ की हुई है उनके लिए और इजी है। अच्छा, आप लोगों ने ऑफेंड नहीं होना कि C++ वाले कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग भी सीख जाएंगे जो फर्स्ट टाइम पाइथन या कोडिंग कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेल की तरफ जिसके अंदर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे आयशा का नेम जो है वो प्रिंट करना है, ठीक है, स्क्रीन पे। तो मैं आता हूँ अपने नेम्स जो मेरी लिस्ट है। एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने हैं और उसमें आपने इंडेक्स बताना है। अब इंडेक्स जो होता है मैंने बताया था पिछले सेशन में, 0 से स्टार्ट होता है, 0 पर जैन है, 1 पे कामरान है और 2 के ऊपर आयशा है। तो मैं इधर 2 लिखूंगा तो मेरे पास आयशा आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ आखिरी इंडेक्स, तो सेम वही मसला कि आखिरी इंडेक्स हमें अगर लेंथ नहीं पता तो हम -1 लिख लेंगे। राइट, अब मुझे सेकंड लास्ट नेम चाहिए तो मैं ऐना मेरे पास आ जाएगा। थर्ड लास्ट नेम चाहिए तो मेरे पास शाहिद आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करके लिख सकते हो, और जिस तरह स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमने की थी उसी तरीके से आप अपनी लिस्ट के अंदर की चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हो। अब मैं इधर 0 नहीं लिखता, 3 तक मैं सारी चीज़ें अपनी डिस्प्ले कर सकता हूँ, और इसी तरीके से 3 के बाद की सारी चीज़ें डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक हो गया। और इसी तरीके से मुझे अगर 2 से स्टार्ट करके 5 तक जाना था तो मैं 2, 3, 4, अब 5 भी अगर मुझे शामिल करना है तो मैं इधर 6 डाल दूँगा। राइट, तो आपको लिस्ट इंडेक्सिंग भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इफ़ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डाटा स्टोर करना है सेम लिस्ट में। तो मैं क्या करता हूँ कि एक लिस्ट बनाते हैं दोबारा से। ये नेम्स की लिस्ट थी, मैं चाहता हूँ कि मार्क्स की लिस्ट बनाऊँ, या चलो एज की लिस्ट बनाते हैं। हमने पहले एज वेरिएबल यूज़ किया है, एजेस इज़ इक्वल टू नंबर्स डालते हैं। सबसे पहले 22, फिर हम लिखते हैं 21, फिर हम लिखते हैं 20 एंड 23 एंड 19 एंड 18। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये हमारे पास लिस्ट आई है ना जो एजेस, इसकी इसी तरीके से मैं टाइप प्रिंट करता हूँ एजेस, और फिर मैं पूरी लिस्ट प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो, इसके अंदर चाहे आप इंट स्टोर करो चाहे आप स्ट्रिंग स्टोर करो, इसकी टाइप लिस्ट ही रहेगी। लेकिन अगर मैं एजेस की किसी भी इंडेक्स के ऊपर जाके किसी वैल्यू की टाइप लूँगा तो वो मेरे पास क्या आएगी, ये देखें, वो आ गई मेरे पास इंट। और इसी तरीके से अगर मैं नेम्स के किसी इंडेक्स पे जाके उसकी टाइप देखता तो वो आनी थी स्ट्रिंग, लेकिन एज अ होल ये एक लिस्ट है। ठीक है, इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है और माइंड में रखनी है। अब ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें एजेस पड़ी हुई हैं। अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं
हाइट सेव करता हूँ, HEIGHT 5.9, 5.4, 5.6, 6 एंड इसकी हम लिख लेते हैं, कौन है ये, एना की हाइट हम लिख लेते हैं 5.2, काफ़ी छोटी हाइट है, इजी सीन है। और अली की एज 18 है तो 18 के हिसाब से हम हाइट लिख लेते हैं 5। चल अब हमारे पास हाइट्स का डाटा आ गया। इधर भी मैं, अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि मेरे पास कुछ वैल्यूज़ फ्लोट हैं, कुछ इंटीजर्स हैं। अब आप कहोगे आपको कैसे पता, क्या पता ये भी फ्लोट हों। तो हम देखते हैं इसको इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर, जो कि मेरे पास 0, 1, 2, 3, ओके। तो वो मेरे पास इंट है, देख रहे हैं। 6 मेरे पास एक इंटीजर है, जबकि 5.6 एक फ्लोट है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपकी जो होती है ना लिस्ट्स, इनके अंदर आप मल्टीपल टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो सेम लिस्ट में, ठीक है। अब आप इसके अंदर इंट भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर फ्लोट भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी एक ही लिस्ट में डाल सकते हैं जिसमें फ्लोट और इंट का डाटा पड़ा हुआ है। तो लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डाटा टाइप्स का डाटा इकट्ठा डाल सकते हो, ओके। तो इसलिए आपको लिस्ट्स जो होती हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। और एक मज़े की बात कि लिस्ट जो होती हैं ना वो आपस में कंकैटिनेट भी हो जाती हैं। और इसकी बल्कि हम प्रॉपर लैदा से हेडिंग देते हैं, लिस्ट कंकैटिनेशन। अब लिस्ट कंकैटिनेशन कैसे होती है, मैं बनाता हूँ एक लिस्ट डाटा की, लेकिन मैं चाहता हूँ डाटा के अंदर मेरी नेम, एज और हाइट 6 है ना, सारी की सारी कंकैटिनेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, नेम्स प्लस एजेस प्लस हाइट, इसको भला हम रन करके देखते हैं और इधर हम डाटा को प्रिंट करते हैं। सी, जैन, कामरान, आयशा, शाहिद, ऐना, अली, 22, 21, 20। अब ये सारी लिस्ट जो मेरी एंट्रीज थी ना, ये वो हो गई हैं, क्या कहते हैं इसे, कंकैटिनेट हो गई हैं, ठीक है। और आपके पास ये, मैं अगर कहता हूँ कि 0th इंडेक्स पे बताओ क्यों क्या है, तो वो आएगा नेम जैन। और अगर मैं बोलूँगा कि 6th इंडेक्स पे बताओ तो जैन की एज आ जाएगी। और अगर मैं किस इंडेक्स पे जाऊँगा, 12th इंडेक्स पे, तो मेरे पास जैन की हाइट आ जाएगी, क्योंकि 6 का गैप था ना। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ, ताकि हम इस पूरी लिस्ट का डाटा प्रिंट कर सकें। तो वेलकम टू न्यू टॉपिक विच इज़ लूप्स। अब आपके पास आती है बारी लूप्स की। अब लूप क्या होती हैं, जैसे मुझे इस पूरी लिस्ट का डाटा प्रिंट करवाना था, तो मैं बार बार कभी डाटा में 0 डाल रहा हूँ, कभी 6 डाल रहा हूँ, कभी 12 डाल रहा हूँ। तो मेरे पास बारी बारी डाटा तो आ रहा है, लेकिन मुझे बार बार ये सब्सक्रिप्ट चेंज करना पड़ रहा है, ये इंडेक्स मुझे बार बार खुद से डालना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम चलते हैं लूप्स की तरफ। अब लूप्स दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं आइट्रेटिव लूप्स और एक होती हैं आपके पास कंडीशनल लूप्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइट्रेटिव लूप्स। अब आइट्रेटिव लूप्स में क्या होता है, हमारे पास एक आइट्रेटर होता है। अब आइट्रेटर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जो किसी भी चीज़ को आइट्रेट कर रहा है। आइट्रेट का मतलब बारी बारी अगले इंडेक्स पर जा रहा है, ठीक है, उसको हम आइट्रेटर कहते हैं या काउंटर कहते हैं, ठीक है।
तो अब हमारे पास सी प्लस प्लस में भी एक फॉर लूप होती है और एक यहाँ पर भी फॉर लूप होती है, लेकिन दोनों का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। सी प्लस प्लस में तो आप लिखते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 और उसके बाद फिर आई इज स्मॉलर देन समथिंग और फिर वो उस तरह आई प्लस प्लस करते हैं और फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं, करते करते आपकी लूप बन जाती है। यहाँ पर सिंपल सा आपके पास तरीका है, फॉर लगाना है, आगे आपने आइटरेटर का नाम देना है, मैं आई नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने फंक्शन लगाना है, फंक्शन से मुराद आपने एक रिजर्व वर्ड यूज़ करना है इन, ठीक है। और फिर आपने सुकून से रेंज डिफ़ाइन कर देनी है कि आपकी रेंज क्या है, किस में आपने आइटरेट करना है, कितनी दफ़ा आइटरेट करना है। लेट्स से मान लो मैं 5 टाइम आइटरेट करवाना चाहता हूँ आई को। 5 टाइम क्या आइटरेट करवा के मैंने करना है, प्रिंट हेलो टू द इनोवेशन, ठीक है। अब ये मैं जैसे ही रन करूँगा मेरे पास 5 टाइम प्रिंट हो गया है हेलो टू द इनोवेशन। अब ये हुआ क्या है और ये कैसे हुआ है, लेट मी टेल यू। जो इन होता है ना, ये आपका इस रेंज के अंदर जाएगा और आई को बार बार ये वैल्यू असाइन करता रहेगा, ठीक है। और फॉर का मतलब ये है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये वैल्यू इस एंड पे पहुंच नहीं जाता, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये कि 5 के अंदर मतलब 5 टाइम्स अब ये कैसे चला है कि इधर असल में वैल्यू होती है 0 और ये 5, ठीक है। सॉरी, इधर कॉलन नहीं आता, इधर कॉमा आता है, 0,5। अब मतलब ये होता है इसका कि 0 से स्टार्ट करो और एक्सक्लूसिवली 5 तक चलाओ, यानी कि 5 से एक कम, 0 1 2 3 4। तो ये 5 टाइम्स इसको चलाएगा। अब अगर मैं नहीं लिखता 0 तो बाय डिफ़ॉल्ट के आई को 0 वैल्यू असाइन करेगा और उसके बाद ये 5 तक चलाएगा, 5 से पहले तक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 5 टाइम्स चलाऊँ लेकिन आइटरेटर की वैल्यू 5 से 10 रखूँ, फिर से मैंने कॉलन डाल दिया तो भी कोई मसला नहीं है। क्या हो गया, 5 6 7 8 9, वो दोबारा वही रिज़ल्ट देगा, लेकिन 5 आई को वैल्यू 5 असाइन करेगा। मैं लेट से इधर आई प्रिंट करवाता हूँ, आइट्रेशन और इधर मैं आई प्रिंट कर देता हूँ। ये देखो आइट्रेशन 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये चला अभी भी उतनी दफ़ा है। मैं अगर इसको कर दूँ, हटा दूँ, तो देखो ये इसने 0 से असाइन किया है आई को, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके 9 तक ले गया है, ओके। तो ये आइट्रेशंस इस तरीके से चलाता है, गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बल्कि इसी लूप के अंदर हम बनाते हैं, हम इसको इधर से उड़ाते हैं और एक फंक्शन होता है हमारे पास, मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बल्कि इसके ऊपर लिखते हैं n इज़ इक्वल टू, मैं इधर n लिखता हूँ कैपिटल N। अरे कैप्स लॉक ऑन हो गया यार, हाँ सॉरी, अब ठीक है। n के अंदर क्या है, कोई भी नंबर जिस रेंज तक हम आई को चलाना चाहते हैं। n के अंदर क्या है अभी हम लिखते हैं, मैं चाहता हूँ जो मेरी ये लिस्ट मैंने ऊपर बनाई है डेटा वाली, इसके अंदर जितने इंडेक्स हैं ना उधर तक चलता रहिए। अब मुझे क्या पता कितने इंडेक्स हैं, ये मैं मोटा मोटा हिसाब लगा लेता हूँ कि 6 नेम्स हैं, 6 एजेस हैं और 6 हाइट्स हैं, तो इसका मतलब 18 वैल्यूज़ हैं। लेकिन अब गिनने थोड़ी लग जाएगा कोई, अब इसमें से एक वैल्यू मैं कम कर दूँ 17 हो जाए 18 के बजाय, तो कहीं पे आइट्रेट हो जाए कुछ पता तो नहीं चलता। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है लेंथ का, ठीक है।
ये आपको बताता है कि इस लिस्ट की या इस पर्टिकुलर आपके पास जो डाटा टाइप है इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है कि मैं ये लिस्ट पास कर देता हूँ। लिस्ट मेरी कौन सी थी, डाटा की। ओके, अब डाटा की लिस्ट मैंने जैसी ही लेंथ को पास की है तो एन के अंदर आपके पास उसकी लेंथ आ जाएगी। अब मैं इधर प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट, इधर मैं लिखता हूँ एफ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ i+1। अब +1 मैंने क्यों किया है, क्योंकि i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से। ओके, तो ज़ीरोथ इंडेक्स पे नेम मतलब थोड़ा मज़े का नहीं लग रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार 0 पे ये पड़ा हुआ है, हम कहेंगे कि नंबर 1, ये नेम नंबर 1। ठीक है, और इस तरीके से हम आगे कुछ प्रिंट करेंगे। अब इधर मैं प्रिंट ये करना चाहता हूँ, बल्कि इसी के अंदर हम आते हैं ये। अब मेरी जो लिस्ट थी ना वो थी डाटा के अंदर मैंने डाला ये सब्सक्रिप्ट इंडेक्स, सॉरी। अब मैं करूँगा क्या कि आई के ऊपर ही जाऊँगा। ठीक है, और अब ये देखो 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, 0 से n तक जाएगा। अब मुझे इसको मैंने चलाया है 18 तक। ठीक है, या फिर मैं लिखता हूँ इंडेक्स या एंटिटी। ठीक है, और ये मेरे पास वो सारी वैल्यूज़ मुझे प्रिंट कर देगा। ये देखो, एंटिटी 1 जैन, कामरान, आयशा, शाहिद, ऐना, अली, 22, 21, 22। एंटिटी 18 मेरे पास आ गई 5। अब एक और मज़े की गेम करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको n के बजाय, इसको हमारे पास 3 किस्म का डाटा है ना, इसको डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अब ये चलाएगा इसको 6 टाइम्स। अब 6 टाइम्स चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर डालते हैं नेम एफ, नेम नंबर 1 और डाटा आई। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ एज ऑफ, हम क्या करेंगे, एज ऑफ, दोबारा से हम उसी की उठाते हैं, डाटा आई इज़ डाटा, सॉरी इसके अंदर लिखना है हमने ये। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर आई के अंदर ना 6 ऐड करके फिर बताएंगे, i+6। अब इससे होगा क्या कि हमारे पास जो आइथ इंडेक्स था ना उस पर 0 पे जैन था, लेकिन 6th इंडेक्स पे हमारे पास 0+6 उसकी एज पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने उसकी एज ले ली, आगे मैं लिख लेता हूँ ईयर्स ओल्ड, या ईयर्स लिख लेते हैं। फिर मैं आता हूँ प्रिंट एफ हाइट ऑफ जैन, यानी कि डाटा का इंडेक्स आई इज़, हम लिख लेते हैं डाटा का इंडेक्स i+12। हाइट ऑफ हिज इतनी, हमारे पास हाइट कितनी है, ये 5.9 ये जो हाइट होती है, आई थिंक इसके आगे हम वो डालते होते हैं इंचेस वगैरह रखते होते हैं एंड पे, या चलें छोड़ें, यूनिट को छोड़ें। अब मेरे पास इसको मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ। उप्स, ये क्या हो गया। अब उसने किया क्या है कि n, इसको मैं सारे को करता हूँ कमेंट, और इधर मैं डिवाइड बाय 3 करके देख लेता हूँ कि n में क्या प्रॉब्लम आई है।
ये देखो n उसने कर दिया 6.0, यानी कि फ्लोट है। और हमारे पास एरर भी क्या आ रहा था, मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ बल्कि, कि उसने एरर क्या दिया है, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। तो यानी कि हमें इधर डबल स्लैश लगानी पड़ेगी। याद आया कि हमने डबल फ्लोर डिवीजन जो हमने देखी थी, हमने क्यों देखी थी। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास रन हो गया। नेम जैन, एज ऑफ जैन इज़ 22, हाइट ऑफ जैन इज़ 5.9, नेम टू कामरान, एज ऑफ कामरान इज़ 21 ईयर्स, हाइट ऑफ कामरान इज़ 5.4। सो आप लोगों ने देखा कि इसने 6 नेम्स दे दिए, उनकी एज दे दी और उनकी हाइट दे दी। अब एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, हो सकता है आप लोग उससे कंफ्यूज हो जाएं, कि मैंने सारी की सारी लिस्ट के अंदर जो मेरा डाटा था, जो ये देखें जो मेरा डाटा था, पहले सारी स्ट्रिंग्स थी, फिर सारी इंट थी, फिर सारी फ्लोट्स थी, बीच में कुछ इंट्स थी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यह हम कंसेक्टिव वैल्यूज़ ही डाल सकते हैं, बस इसको आप आगे पीछे भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं लेट्स से इधर एक और कोड ब्लॉक ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। स्मॉल डी से हम डाटा लिखते हैं और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जैन, और इधर मैं लिख लेता हूँ 22, और फिर मैं लिख लेता हूँ कामरान, और फिर मैं लिख लेता हूँ हाइट लेट्स से 5.9। तो मतलब कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके हो गया। तो अब आप लोगों को लूप की भी समझ आ गई होगी, अब आप लोगों को लेंथ की भी समझ आ गई होगी, और सेकेंडली आपको लिस्ट के अंदर किस तरीके से हम डाटा को यूज़ कर लेते हैं वो भी समझ आ गई होगी। एंड अब हम चलते हैं अपनी कंडीशनल लूप की तरफ। कंडीशनल लूप, हाँ भाई, कंडीशनल लूप क्या होती है, जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू रहने तक चले और फिर बंद हो जाए। अब वो लूप कौन सी होती है, C++ वाले बोलेंगे वाइल लूप। करेक्ट ऑप्शन वाइल ही होती है। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे और इधर हम करेंगे प्रिंट, हम कर देते हैं कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, अब इसका कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया ही नहीं है। अगर मैं इस कोड को भी चला दूं तो ये तो सिस्टम हैंग कर देगा मेरा, उसको इनफाइनाइट लूप चला के, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, अभी मेरे पीछे 2-3 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, मेरे गूगल के काफ़ी सारे टैब्स ओपन हैं, इस पे नहीं, एक और गूगल भी है नीचे। तो खैर मैं ये नहीं चाहता कि ये इनफाइनाइटली अभी चल जाए और मेरा सिस्टम हैंग कर दे और फिर मैं बैठा रहूँ। हम इस कंडीशन को क्या करेंगे कि इसको हम कर देंगे वाइल, कोई डिजिट रख लेते हैं, वाइल डिजिट। अब डिजिट वो कह रहा है कि इधर आपने डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ, तो हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, डिजिट इज़ इक्वल टू 5। इधर हम जाके एक कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू करके डिजिट की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। डिजिट माइनस इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस इज इक्वल टू क्या करेगा कि डिजिट के अंदर से वैल्यू माइनस भी करेगा और उसको उसमें सेव भी करेगा। जो ये काम मैं कर रहा हूँ ना, डिजिट -1, ये जो काम मैंने किया है ना अभी, डिजिट इज इक्वल डिजिट -1, ये आप ऐसे कर सकते हो कि डिजिट माइनस इज इक्वल टू 1। ये ठीक है। तो आपका अब हुआ यह है कि हर आइट्रेशन में डिजिट में से एक माइनस हो रहा है। इसको आप 2 करके भी माइनस कर सकते हो, 3 करके भी, 5 करके भी, जैसे आपने करना कर लो। लेकिन मैं इसको 1 करके इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंडीशन नज़र आए। मैं इधर से इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये देखो ये कितने टाइम प्रिंट हुआ है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5। अब 5 टाइम क्यों हुआ है, पहली दफ़ा 5 थी वैल्यू, कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखें होता यह है कि आपकी कंडीशन तब तक ट्रू रहती है जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना एंड और ये ट्रू फॉल्स के अंदर
हम बचपन में फिज़िक्स में पढ़ते थे 1 ट्रू होता है और 0 फॉल्स होता है। असल में 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर आपको ट्रू ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक हो गया। तो आपके पास फाइनली ये लूप चल गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इधर जैसे ही कंडीशन, इधर ये स्टॉप हुआ क्यों है, मुझे क्या पता क्यों स्टॉप हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक कंडीशन बनाता हूँ अब, ताकि इफ एल्स की भी आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ना। मैं क्या करता हूँ, इफ़, इधर लिखते हैं हम, इफ़ डिजिट इक्वल टू 0, प्रिंट कर दे कंडीशन इज फॉल्स ब्रेकिंग द लूप। बट ये चीज़ मुझे करनी है इस डिजिट के बाद, क्योंकि वैल्यू अपडेट होगी तभी इसमें आएगा ना। अगर इधर ही 0 कर देगा तो अगली दफ़ा तो आएगा ही नहीं। नहीं समझे, मैं दिखाता हूँ। पहले मैंने ऐसे लिखा था, लेकिन ये वैल्यू अपडेट हो रही है बाद में। जब इधर 0 हो गया एक दफ़ा, लूप तो ब्रेक हो गई, अगली दफ़ा तो नहीं चलने लगी, तो ये वैल्यू मेरी, ये वाला जो कोड है ये चलेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको मैं इधर लिखूँगा। अब देखें, अब 5th टाइम जैसे ही मेरे इसकी वैल्यू 0 हुई थी, तो अब ये इस इफ़ को देखेगा, इफ़ डिजिट इक्वल टू 0 प्रिंट कंडीशन इज़ फॉल्स ब्रेकिंग द लूप, और उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाइल दोबारा डिजिट को देखा इसने तो वो वैल्यू 0 हो चुकी थी। ओके, तो यहाँ पर आपकी वाइल लूप भी कवर हो गई और फॉर लूप भी। फॉर लूप के अंदर हम आइटरेटर यूज़ करते हैं, और वाइल लूप के अंदर हम कोई भी कंडीशन रख सकते हैं जो आपकी फॉल्स होने पे लूप ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, एक हमारी डाटा टाइप थी जो मैं भूल गया हूँ बताना आप लोगों को, वो होती है टपल। टपल क्या करती है कि जैसे आपके पास लिस्ट्स होती हैं या आपके पास कोई वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह मल्टीपल वैल्यूज़ आप स्टोर कर रहे होते हो किसी जगह पे, तो टपल के अंदर आपके पास राउंड ब्रैकेट यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ शेप इज़ इक्वल टू 3,4। अब ये एक टपल है। अब टपल होता क्या है, मैं आपको इधर से टाइप भी पहले इसकी दिखाता हूँ। टाइप ऑफ शेप, वो टपल है। ठीक है, अब टपल क्या होता है कि इसका और लिस्ट का एक वाज़ेह फ़र्क है। वो फ़र्क मैं आपको इधर दिखाता हूँ। मेरे पास ऊपर एक लिस्ट मैंने बनाई थी ये डाटा की, ठीक है। अब इस डाटा की लिस्ट के अंदर मेरे पास एक वैल्यू थी जी, ये मैं ले लेता हूँ जैन। असल में ये जो डाटा मैंने दिया हुआ है ना 22 ईयर ओल्ड और 5.9, ये जैन का नहीं है, ठीक है, ये अवैस का है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये वैल्यू अपडेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, डाटा इसका इंडेक्स इधर से मैं पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या था, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डाटा का जो 0th इंडेक्स है इसके ऊपर असाइन कर देता हूँ अवैस, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ दोबारा से डाटा का इंडेक्स 0। पहले जैन था फिर अवैस हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने उसको असाइन कर दी, वैल्यू अपडेट हो गई। ये है लिस्ट, ठीक है, इसलिए असाइन हो गई। टपल के अंदर मैं क्या करता हूँ, शेप पहले 3-4 थी, ठीक है, मैं चाहता हूँ शेप 3-4 नहीं, शेप जो थी ना वो तो 4-4 है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले प्रिंट करता हूँ शेप, शेप का इंडेक्स 0 और सॉरी ये, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, शेप का इंडेक्स जो है 0,
उसको असाइन करता हूँ 4 और उसके बाद आता हूँ प्रिंट और फिर करता हूँ मैं शेप का इंडेक्स 0 प्रिंट। देखा, ये है टपल। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसके अंदर आप वैल्यू एक दफ़ा डाल दी तो गई, चेंज नहीं कर सकते आप फिर। तो इसलिए टपल्स जो होते हैं वो आपको वैल्यू चेंज नहीं करने देते, बस इनकी ये खासियत है। ठीक है, यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहे होते हैं, ये मल्टीपल जगहों पे मैंने आपको जो ये दी है ना शेप, ये मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए दी है कि आपको पता चले टपल यूज़ कहाँ होता है। जब आप एरेज बनाते हैं या जब आप किसी लिस्ट की या किसी एरे की आगे जब हम फ्यूचर में देखेंगे शेप निकालेंगे ना कि इसकी शेप क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, मतलब 5x5 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो वो जो शेप होती है वो एक टपल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसी डाटा टाइप है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज़ टपल एंड दिस इज़ लिस्ट। ये आपका कंपैरिजन था जो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कोड। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका मॉड्यूलरिटी ऑफ द कोड। अब मॉड्यूलरिटी ऑफ द कोड, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉड्यूलरिटी ऑफ द कोड आसान अल्फाज में बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? आपने लेट से कोई कोड लिखना है किसी प्रोग्राम में, आपने एक रेस्टोरेंट का कोड लिखना है, ठीक है। अब उस रेस्टोरेंट के कोड के अंदर जब भी नया कस्टमर आता है तो आप उसको ग्रीट करते हैं, ठीक है। अब आपने उसको ग्रीट करने के लिए ना एक लंबा चौड़ा कोड लिखना है। लेट्स से मैं लिखता हूँ, सबसे पहले कस्टमर आया तो मैं कहता हूँ हेलो वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। ये तो आपने हल्का सा उसको ग्रीट कर दिया। फिर आप कहते हैं विच टेबल वुड यू लाइक टू सिलेक्ट। ठीक है, लेट्स से यही दो लाइनें फ़िलहाल हम ग्रीटिंग में लिख रहे हैं। लंबी चौड़ी लाइनें भी हो सकती हैं, पूरा मेन्यू डिस्प्ले करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। जाहिर है हर दफ़ा एक कस्टमर नया आएगा तो मेन्यू मल्टीपल टाइम आपको देना पड़ता है। हर कस्टमर को आप मेन्यू देंगे, 10 कस्टमर आ गए, आपको 10 दफ़ा मेन्यू प्रिंट करना पड़ेगा। अब आपके पास ये चंक ऑफ कोड है जो कि आपने इधर भी प्रिंट किया, कंट्रोल C, ठीक है, सॉरी, प्रिंट हो गया, फिर दोबारा प्रिंट हो गया, फिर दोबारा प्रिंट हो गया। मतलब कस्टमर आता जा रहा है और ये आपको बार बार कोड लिखते जा रहे हैं आप। इसमें आपकी फ़ाइल का साइज़ कितना इंक्रीज़ होता जाएगा, होता जाएगा कि नहीं, होता जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ये कोड एक ही दफ़ा लिखूँ, ठीक है, कि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। अब लेट्स से मैंने लिखना था हेलो वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट जैन रेस्टोरेंट, मुझे इधर जैन भी डालना था फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मुझे कहाँ कहाँ जैन डालना पड़ेगा, जैन, फिर इधर नीचे आऊँगा, मैं इधर लिखूँगा जैन, ये आ गया, फिर नीचे आऊँगा, फिर जैन। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये मैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ बार बार लिखने पे, ठीक है। ऐसे आप भी होंगे। तो हम करते क्या हैं कि एक दफ़ा एरर आ जाए उसको बार बार डिबग करना, एक ही जगह से बार बार रिप्लेस करना कितना मुश्किल काम है, ठीक है। और डेवलपर तो फ्रस्ट्रेट होकर लैपटॉप तोड़ देगा। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। फंक्शन का सिंटैक्स ये होता है कि आप डिफ़ाइन करते हो फंक्शन डेफिनेशन, और इसके बाद आप नेम लिखते हो फंक्शन का, ग्रीट,
और यहाँ पर आप अपनी कोई आर्ग्यूमेंट्स देनी है अगर आपने फंक्शन को, तो आप दे सकते हो। विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन है ये, ठीक है। इसके बाद आर्ग्यूमेंट वाले में जाएंगे। आपने ग्रीट किया, ठीक है, और आप इस वाले को भी आपने ग्रीट किया, ठीक है। अब मैं ये सेल सारे डिलीट करता हूँ। ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मैं लेट से ग्रीट करना चाहता हूँ एक कस्टमर को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रीट का फंक्शन कॉल कर दूँगा। समझ आई बात? लेट से मुझे सज़ा मिली है, मुझे एक कस्टमर को 5 टाइम्स ग्रीट करना है, फॉर आई इन रेंज 5 और ग्रीट। कोई मसला हुआ नहीं, ठीक है। एक 5-6 कैरेक्टर्स लिखने से मेरा ये सब कुछ प्रिंट हो गया। Ctrl+C Ctrl+V करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक हो गया। तो ये होता है आपकी मॉड्यूलरिटी। और अब अगर लेट से मुझे इधर जैन नहीं लिखना था, मुझे सिर्फ लिखना था रेस्टोरेंट, तो मैंने कितनी जगहों पे चेंजिंग की है? एक जगह पे, कोई 10 जगहों पे जाके चेंजिंग भी नहीं करनी पड़ी। तो आपके कोड के अंदर मॉड्यूलरिटी जो होती है वो आपकी स्केलेबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज़ को इन्हांस करती है, आपके कोड की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। कल को आपका कोड अगर कोई और डेवलपर यूज़ करेगा तो वो भी तारीफ़ करेगा कि इसने फंक्शंस बनाए हुए हैं और मैं बार बार एक ही चीज़ को अपडेट करने के लिए मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे नहीं जाना पड़ रहा कोड में। ओके, तो ग्रीटिंग से आपकी ये सारी चीज़ एक ग्रीट का फंक्शन कॉल करने से प्रिंट हो गई। अब हम जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शंस पे। मैं डिफ़ाइन करता हूँ ऐड, ठीक है। मैंने एक कोड बनाया ऐड का जिसमें x, y और z मैं आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हूँ और मुझे रिटर्न क्या करना है, सम इज़ इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। या रिटर्न नहीं करना, मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट कर दो भाई, सम ऑफ x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू x y z का सम, और ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। ये लेट से मैंने एक फाइंड करना था सम, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ऐड 1 2 3, इन 3 नंबर्स को मैंने ऐड करना था, ठीक है। तो मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ 1 2 3 इज़ 6। ये बात समझ आ गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इनका सम इधर प्रिंट ना करूँ, सिर्फ मैं ये सम प्रिंट करके रख लूँ सम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मुझे प्रिंट तो करना है उधर, लेकिन इधर मैं संभाल के रख लूँ कि मेरे पास वैल्यू उधर बन क्या रही है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस तरह करूँगा तो वैल्यू तो कोई आ नहीं रही वहाँ से, ये तो मुझे एरर दे देगा। जैसे ही मैंने इसको चलाया तो सम के अंदर तो कुछ भी नहीं है। मैं लेट से इसको सम प्रिंट करता हूँ अब, ठीक है। सम के अंदर क्या आ रहा है, ये फंक्शन बार बार। मैं इसको इधर से लेट से सम चलाऊँगा ना, तो सम के अंदर हमेशा ये ऐड 1 2 3 फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये बार बार कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। मैं इसको जितना भी चला लूँगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इधर प्रिंट ना करूँ, बल्कि ये वैल्यू इधर सेव भी करूँ। तो ये वैल्यू इधर सेव कैसे होगी, मेरे पास तो कहीं भी उधर से कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि इधर सेव हो जाए। मैं इसको चलाऊँगा, वो मुझे दोबारा यही दे देगा, लेकिन जब मैं इसको इधर चलाऊँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। समझ रहे हैं?
तो मसला ये है कि इधर से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। मैं क्या करूँगा, रिटर्न, और इधर मैं करूँगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये देखो सम के अंदर मेरे पास इधर से वैल्यू जो भी रिटर्न होगी इधर सेव हो जाएगी। ठीक है, एक तो इधर इसने जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया इसने प्रिंट भी किया, इसने वैल्यू भी रिटर्न कर दी, दो काम कर दिए, प्रिंट भी किया और इसके अंदर सम के अंदर वैल्यू भी आ गई। और जब मैंने बाद में सम को देखा, सम के अंदर वैल्यू भी पड़ी हुई है और फंक्शन जब कॉल किया था तो ये प्रिंट भी हुआ था। अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा अगर, तो मेरे पास जैसे ही मैं कॉल करूँगा प्रिंट कुछ नहीं होगा लेकिन सम के अंदर वैल्यू पड़ी रहेगी। या फिर मैंने जिस तरह पहले किया था, ये अगर मैं ये हटा दूँ तो मेरे पास सम के अंदर कुछ भी नहीं आएगा लेकिन ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर दोनों काम हम करेंगे तो भी रिजल्ट्स आपके सामने। गॉट इट। तो यूँ आप अपने आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शंस भी बना सकते हो और यूँ आप अपने विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट फंक्शन पास बना सकते हो। ठीक है, अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जो मैं ऊपर स्किप कर आया था लूप्स के अंदर। कोई बात नहीं, चीज़ें याद आ जाती हैं बाद में बताने वाली। कि जब आप एक लूप बनाते हैं ना तो उसमें कुछ टर्म्स होती हैं आपकी, लेट से कंटिन्यू, पास एंड ब्रेक। ये तीनों टर्म्स आपकी इम्पोर्टेंट है। इधर हम लिखते हैं पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक। सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज 10, और इधर मैं प्रिंट करता हूँ आई। मेरे पास ये आ जाएगा रिज़ल्ट। लेट से मैं ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, और अब मैं ये लूप चलाता हूँ तो कुछ हुआ नहीं। अगर मैं पास नहीं लिखता तो मेरे पास क्या आ रहा है, एरर। जब भी आप अपने कोड को इनकम्प्लीट छोड़ देते हो और आपका वहाँ पर एरर बन रहा है तो आप वहाँ पर पास का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं इधर कोई फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ इंटेरोगेट, जो वर्ड माइंड में आ रहा है बस मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, इंटेरोगेट। अब मैं आपको लेट से कोई असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ योर कोड हेयर। मतलब मैंने किसी को असाइनमेंट दी है कि यार यहाँ पर अपना कोड लिखो, ठीक है, और ये इस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, अब इधर मुझे लगातार एक एरर दे रहा है, देख रहे हैं आप, नीचे इसने अंडरलाइन किया हुआ है, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं इधर ऊपर करूँगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है कि आपकी अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैं इसको रन करूँगा मुझे एरर दे देगा, लेकिन अगर मैं इधर पास लिख दूँगा तो ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब आपने लेट से, ये तो चले मैंने असाइनमेंट की आपको ऑप्शन दे दी, आप कोई लंबा चौड़ा कोड लिख रहे हो, ठीक है, 500-600 लाइनों का, बीच में आपने कोड के अंदर फंक्शन के नेम्स लेट से मैं लिख लेता हूँ सारे, मुझे याद नहीं आ रहे फंक्शंस कौन कौन से थे मेरे कोड में, तो मैं चलो नेम्स लिख लेता हूँ उनकी बॉडी बाद में लिख लूँगा। तो उस वक्त आप पास यूज़ करते हो, ठीक है, ताकि आपको वो उस वक्त कोड में एरर एटलीस्ट वो ना दे। ठीक हो गया, पास समझ आ गया आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इधर वापस आता हूँ, जो मैंने ये लिखा है इधर मैं लिखता हूँ कंटिन्यू। अब क्या होगा, अब जैसे ही ये 2 पे आया ना, इसने उस आइट्रेशन को मिस कर दिया। मतलब कि अगर लेट से मैं कह रहा था कि मेरी जो आई की वैल्यू है ना वो 0 से, इफ़ आई इज़ इक्वल टू, या फिर आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आपने प्रिंट करना है आई। ठीक है, लेकिन एलिफ आई इज़ स्मॉलर दैन इक्वल टू 2,
तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू। अब इससे क्या हो रहा है कि आप कह रहे हो कि अगर तो ये कंडीशन मेट होती है तो आपने लूप नहीं चलानी, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज आप ये करते रहो। एल्स प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाय 5। मिसाल के तौर पर आई की वैल्यू 0 है तो वो ये कंडीशन मैट हो जाएगी, नहीं चलाएगा। 1 पे भी नहीं चलाएगा, 2 पे भी नहीं चलाएगा। 3 पे जैसे ही आएगा वो ये प्रिंट करेगा, 4 पे भी करेगा, 5 से ऑनवर्ड वो ये वाली कंडीशन चलाएगा। इसको चला के देखते हैं। ये देखो 0 पे उसने नहीं चलाया, 1 पे नहीं चलाया, 2 पे नहीं चलाया, 3 पे जैसे ही आया ये कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। 4 पे जैसे ही आया कंडीशन फॉल्स, फॉल्स, एल्स पे आके 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। 5 पे जैसे ही आया कंडीशन ट्रू, प्रिंट, अगली चेक नहीं करेगा। 6 पे भी नहीं करेगा, 7 पे भी अगली चेक नहीं करेगा, 8 9 ये सारा ये चला देगा। कंटिन्यू का मकसद ये होता है कि आपने अगर किसी आइट्रेशन को मिस करना है बीच में से तो आप क्या करोगे, सिंपली कंटिन्यू लिख दोगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर, अगर ब्रेक होगा क्या, आपकी इधर लूप ही ब्रेक हो जाएगी। अगर आपकी आई से ये मैं कंडीशन इधर चलो चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, ये मैं इधर ले आता हूँ और ये वाली कंडीशन उठा के मैं ले जाता हूँ ऊपर। अगर तो आई की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है फिर तो ये चलाएगा। 2 से लेके अगर 5 तक है, 5 से छोटी, तो ये चलाएगा, अदरवाइज लूप ब्रेक कर देगा। ये देखो 0 1 और 2 के लिए उसने ये चलाई है, 3 जैसे ही हुआ उसने ये चलाई, 4 पे भी चलाई, 5 पे उसने लूप ही ब्रेक कर दी, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ 5 पे लूप ब्रेक करे, कंटिन्यू, लेकिन सिर्फ 5 पे करे। लेट्स से मैं कहता हूँ सिर्फ 5 पे करे, जैसे ही 6 आए तो ये नॉर्मली इसको ले के चले जिस तरह पहले चल रहा था। तो मेरी तो कंडीशन लगी हुई है ये यहाँ पर 6 के ऊपर भी कर देगा मल्टीप्लाई, 7 पे भी। तो मैं क्या करता हूँ, इधर कंडीशन ये लगाऊंगा कि अगर मेरे आई की वैल्यू 2 से छोटी है और इक्वल है, ठीक है, या फिर इधर एंड लगाऊंगा, ठीक है, या ये वाला एंड, ये वाला आएगा, एंड आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे गौर करो कि 0 1 2 के लिए भी ये चलेगी वैल्यू, ठीक है, 3 4 के लिए ये चलेगी, 5 के लिए ये चलेगी और 6 से ऑनवर्ड दोबारा ये चलेगी। ये देखो इफ़ आई इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 2 एंड, सॉरी मैंने एंड लगा दिया, अब देखो मिस्टेक हो गई ना, इधर और आना था। अब देखो जब एंड आता है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, दोनों तो एट अ टाइम ट्रू हो ही नहीं सकती थी, और में एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होगी। तो 0 1 2 वाली जब तक ट्रू थी उसने ये चलाया, 3 और 4 के लिए ये कंडीशन दोनों ही फॉल्स होती हैं तो उसने ये चलाया अपना ये वाला, ठीक है। 5 के लिए उसने ये चलाया और 6 7 8 9 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने ये चला दिया। समझ आ रही है? अब ये जो मैंने काम किया है ना, आई की वैल्यू 0 से 2 तक और उसके बाद फिर 6 से ऑनवर्ड, अब ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इफ़ आई इन रेंज अपना 2, ठीक है, और ठीक है 2 और रेंज में दे देता हूँ दोबारा से 6 से स्टार्ट करके ऑनवर्ड हमारी रेंज क्या थी अपना 10। अगर आई इन दोनों रेंजेस में से किसी में भी लाई करता है तो ये चीज़ चला दो। तो
अब हुआ ये है कि ये गलती शुरू में मैंने एक दफ़ा की थी कि जब भी मतलब अब पाइथन की लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी वो मतलब उस तरह है कि ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस में से है। इन का वर्ड आ गया, रेंज का वर्ड आ गया। अब नॉर्मली तो देखने में हमें लग रहा है कि यार ये इन जो है ना ये इन दोनों रेंजेस को चेक करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये करेगा क्या कि पहली रेंज को कंसीडर करेगा, दूसरी को मिस कर देगा हर हाल में। अगर आप इस तरीके से यूज़ करोगे तो हर हाल में दूसरी को मिस कर देगा। क्योंकि मैं अब देखो 6,10 अगर इधर लिख दूँ और 2 छोड़ दूँ, ठीक है, इधर मैं लेट से चलो 2 लिख देता हूँ, तो ये पहली को कंसीडर करेगा, दूसरी को छोड़ देगा। ये देखो, समझ आई ये बात कि आई की वैल्यू 0 थी जब, तो उसने क्या किया, इसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, इफ़ आई इन रेंज 6 to 10 जब आपके पास वैल्यू आ गई है तो उसने क्या किया है कि आई की वैल्यू शुरू में क्या थी, 0 थी ना, तो 0 इस रेंज में लाए नहीं करता, इस रेंज में लाए नहीं करता। तो 0 से मल्टीप्लाई 5 करो, क्या आएगा 0। 1 इस रेंज में लाए नहीं करेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 2 3 4 5 जैसे ही करेंगे हम तो वो कंटिन्यू कर देगा, वो आइट्रेशन ही मिस। 6 जैसे ही स्टार्ट होगा वो ये वाली कंडीशन शुरू कर देगा, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, 9 पे भी। समझ आ गई यहाँ से यहाँ तक बात, 0 से 4 तक, ठीक है, फिर 5 मिस, फिर 6 7 8 9। अब अगर आपको करना ये है कि 5 पे सिर्फ कंटिन्यू करना है और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ पे, जैसे कि ये मैंने किया था, अगर आप यही चीज़ चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम 2 और लगाएंगे इधर, मतलब 2, इफ़ आई इन रेंज दिस और आई इन रेंज दिस, फिर हम ये करेंगे। अब देखो 0 1, ठीक है, 0 1 इस वाली को चलाया उसने, 0 1 के लिए प्रिंट किया। 2 3 ना इधर आता है ना इधर आता है, ना इधर आता है, तो 2 3 को उसने मल्टीप्लाई किया, 2 3 4 5 कंटिन्यू, और फिर 6 7 8 9 इधर से। गॉट इट। तो ये आप बेशक इधर से उठा के पहले कर दो, ये 2 आप इधर कर दो, और 6 to 10 आप इधर कर दो, ये चलेगा जैसे पहले चल रहा था। ठीक हो गया। तो आपको पास की भी समझ आ गई, कंटिन्यू की भी समझ आ गई, और ब्रेक की भी समझ आ गई। गॉट इट। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक टास्क दूंगा जो कि मैं एंड पे वाकई भूल गया था। तो मैंने आपको टास्क ये देना था कि यूजिंग एरिथमेटिक ऑपरेशन, यार ये एरिथमेटिक के स्पेलिंग चेक कर लेना, MA आता है या ME आता है। एरिथमेटिक ऑपरेटर कमेंट पे बता देना बेशक मुझे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अब क्योंकि आज का टास्क भी हमने शामिल करना है, क्योंकि पहले तो सिर्फ वही टास्क था ना, तो अब मैं कहता हूँ यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग अ फंक्शन। फंक्शन से मुराद कि आपने एक फंक्शन बनाना है, यानी कि डेफ स्क्वायर रूट, और ये फंक्शन आपका बन गया जी योर कोड हेयर। ये हैश लगा के इधर, समझ आ गई बात कि अब आपने इधर स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी नंबर x का, ओके, और वो आपने रिटर्न करना है, रिटर्न स्क्वायर रूट नंबर, मतलब जो भी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ दैट नहीं ऑफ x। इसको आप रन करोगे
तो ये मसला नहीं है क्योंकि पास लगाया हुआ है। पास हटाता गया मैं तो ये मुझे एरर थ्रो करने शुरू कर देगा। ये पास मैंने हटा, अरे बल्कि मैंने तो रिटर्न लिख दिया, रिटर्न भी हमने नहीं लिखना, अब मुझे एरर देगा। गॉट इट। तो ये आपका होम टास्क है, इसको करना है आपने। कमेंट सेक्शन में बेशक मेंशन करें ये टास्क करके कि कैसे होगा। इधर एक आपने कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज़ करना, कोई मैथ की लाइब्रेरी नहीं यूज़ करनी, अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करना है, ठीक है, और उसी को यूज़ करके आपने ये टास्क कंप्लीट करना है। गॉट इट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। किसी भी किस्म की अगर कोई क्यूरी होती है तो ईमेल गिवन है डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को लाइक भी कर देना यार, शेयर भी कर देना। अगर तो कुछ समझ आया है ढंग का, बेशक अपने क्लास फेलो से शेयर करो, अपने ख़ानदान के बच्चों से शेयर करो। बच्चे पाइथन नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा, ठीक है। तो जो भी कोई क्यूरी होती है तो मुझे बताना, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।